उत्तराखंड, जहां सदियों से अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं और समुदाय मिलकर इंसानियत की मिसाल गढ़ते रहे, आज उसी उत्तराखंड की फिजाओं में नफरत का जहर घोलने की कोशिशें हो रही हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। नफरत फैलाने वाली भाषा अब राजनीति का हथियार बन चुकी है। मुसलमानों को बाहरी बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि इतिहास इसके बिल्कुल उलट है। नफरत फैलाने के लिए तथ्यों की जगह कुतर्क दिए जा रहे हैं, और जब कुतर्क भी कमजोर पड़ जाते हैं तो गाली गलौच और डर का माहौल बनाया जाता है। ऐसे दौर में देहरादून में आयोजित हुआ उत्तराखंड इंसानियत मंच का वार्षिक सम्मेलन, जहां जाने माने इतिहासकार और उत्तराखंड सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष इस्लाम हुसैन ने उन ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा जिनकी आम लोगों को जानकारी नहीं है, और या सत्ता वाले उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि उत्तराखंड में मुसलमानों का इतिहास कोई आज या कल का नहीं, बल्कि लगभग 800 साल पुराना है। कब, कहां और किन परिस्थितियों में मुसलमान उत्तराखंड पहुंचे, कैसे उन्होंने यहां की संस्कृति, व्यापार, समाज और संघर्षों में अपनी भूमिका निभाई। इस वीडियो में आपको इतिहास के वो पन्ने देखने को मिलेंगे जिन्हें नफरत की राजनीति छिपाना चाहती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि नफरत का सबसे बड़ा जवाब इतिहास है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड इंसानियत मंच ने अपना चौथा स्थापना दिवस प्रेस क्लब में मनाया। इस मौके पर आयोजित विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में इस्लाम हुसैन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में बेशक मुसलमानों को दुश्मन की तरह चिन्हित करने के प्रयास हो रहे हों, लेकिन वास्तव में ये इस भूमि से सदियों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में सूफी संतों के इतिहास पर भी रोशनी डाली। मजार जिहाद, मजार, इससे लैंड जिहाद से भी जोड़ दिया गया है। ये मजार के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मजार क्या थे और क्या हैं, ये समझने की बात है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 9वीं 10वीं शताब्दी से इस इलाके में सूफी आने लगे, और सूफी के परंपरा मैंने आपको बताई थी कि चिश्ती समुदाय जो था वो 10वीं 11वीं शताब्दी में उत्तराखंड में अफगानिस्तान से इंटर होता है। अफगानिस्तान कौन? अफगानिस्तान भारत का हिस्सा, बाहर का नहीं है, भारत का हिस्सा था, जब हिमालय का हिस्सा था। वहां से होते हुए आपके प्रदेश देश में आते हैं। हालांकि इससे पहले मुसलमान जो हैं 7वीं शताब्दी की शुरुआत में 622-25 के आसपास दक्षिण भारत में आ गए थे, लेकिन उत्तर भारत में जो बड़ी आमद है वो सूफियों के साथ जुड़ी है। और ये जब यहाँ पर आए तो विचरण करते हैं, और विचरण करते हैं कि नाम है। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी के बाद ये जो साबिर पाक की दरगाह 1237 में साबिर पाक आ गए थे। अगर आप इतिहास देखें, सॉरी, बाबा फरीद के भांजे हैं, कोई छुपा नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। वो 12वीं शताब्दी में हुए, ये 13वीं शताब्दी की शुरुआत में आ गए, और 1295 में साबिर पाकी का विशाल होता है और उनकी दरगाह कलियर में बनती है। यानी इतने साल तक के यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस दौरान बड़ी तादाद में सूफी आते रहे। ये जागर शब्द, लफ्ज जो है, ये गढ़वाली समाज में पूरी तरीके से पैवद है। कौन सी जागर? सैदली जागर, सैयदी जागर, ये गढ़वाल में पढ़ी जाती है, जागर की जाती है। उसमें मुस्लिम प्रतीक हैं। उस जागर में आह्वान किया जाता है कुरान की पोथी का, उसमें ममदा पीर का आह्वान किया जाता है, उसमें बीबी फातिमा का आह्वान किया जाता है। ये इसमें है। बीबी फातिमा कौन? पैगंबर साहब की बेटी। कुरान की पोथी को आप जानते हैं। महमदा पीर कौन?
जो परिवर्तित रूप से मोहम्मद साहब का नाम हो सकता है। तो ये इस्लाम हुसैन ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं का दिल्ली के मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध था। मुगल दरबार से विभिन्न कामों के लिए हुनरमंद मुसलमानों को बुलाकर उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर बसाया गया। ये मुगल पीरियड से पहले ही हमारे उत्तराखंड के जो राजा थे उनके संबंध दिल्ली सल्तनत और मुगलों से हो चुके थे। नहीं था, आने जाने का था, नजराना देने का था और जो पूरी व्यवस्था थी वो अडॉप्ट करने का था। तो कुमाऊं के राज दरबार की व्यवस्था और गढ़वाल के राज दरबार की व्यवस्था किस पर हुई? मुगल दरबार के आधार पर। वैसी चौबदार फर्शी पेश करने वाले ये अल्लम गल्लम पूरा जो दरबार था उसी स्टाइल का बनता रहा और यहाँ पर मुस्लिम कल्चर के हिसाब से या मुगल कल्चर के हिसाब से काम होता रहा है। इसीलिए गढ़वाल के राजा की अगर मुहर देखेंगे उसमें उर्दू या फारसी में लिखा हुआ। युद्ध से संबंधित जितने भी व्यवसाय थे, कारीगर थे, उनके कारीगरों को बुलाया गया। इसी के साथ साथ कलाकार भी आए और कलाकार भी आके बसे, मीरासी बसे और भी दूसरी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बसते गए। उन्होंने कहा कि दारा शिकोह के साथ आए लोग भी उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बस गए थे। हालांकि दारा शिकोह को गढ़वाल के राजा ने औरंगजेब को सौंप दिया था। दारा शिकोह औरंगजेब शाहजहां की मौत के बाद आप जानते हैं कि सत्ता संघर्ष हुआ जिसमें दारा शिकोह मारा गया और औरंगजेब गद्दी पे बैठा। उसका बेटा था सुलेमान शिकोह। वो भाग करके पनाह के लिए पहले कुमाऊं में गया और फिर गढ़वाल में आया। ये करीब 1768 के आसपास की बात होगी। यहाँ आया तो यहाँ पर उसे पनाह मिल गई। मेदिनी शाह उस टाइम पर गढ़वाल के राजा थे, उनको पनाह मिल गई और उन्होंने क्या कहा कि जो वो सुलेमान शिकोह और उसकी 2 बहनें, कुछ कहते हैं 3 बहनें, और उसके साथ लाव लश्कर जिसकी संख्या करीब 1000 से ऊपर बताई जाती है, उसको बसने की आज़ादी मेदिनी शाह ने अजनी सैन और बेलचौरी के आसपास के गांव में दे दी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा काफिला था, फौजी थे और बहुत से लोग थे। ये करीब 18 महीने का वक्फा हुआ, लेकिन औरंगजेब का आतंक बड़ा जबरदस्त था। उसका हुक्मनामा आया है तो मेदिनी शाह के बेटे पृथ्वी शाह के बेटे मेदिनी शाह ने सुलेमान शिकोह को पकड़ करके औरंगजेब को सुपुर्द कर दिया। ये सब जानते हैं, नॉर्मल बात। लेकिन जो बाकी अमला यहाँ पर आया था वो गया नहीं और वो बढ़ता रहा। उनके रिश्तेदार और आते गए, यहाँ पर करते रहे। तो जो आज आप पहाड़ में मुसलमानों के गांव देख रहे हैं उसमें एक बड़ा जो कारण है या जो बड़ा जरिया है वो ये दारा शिकोह या सुलेमान शिकोह के परिवार का यहाँ पर रहना है। मीना बाजार की तर्ज पर महिलाओं के लिए बेहतर जेवरात बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं ने मुसलमान मनिहारों को बुलाया, जो आज भी उत्तराखंड के कई गांवों में रह रहे हैं। मीना बाजार से आप परिचित होंगे, शायद दिल्ली गए होंगे तो जरूर परिचित होंगे। मीना बाजार, ये मीना बाजार महिला श्रृंगार या महिलाओं से संबंधित बिजनेस का एक बड़ा बाजार हुआ करता था, जो शाहजहां के बाद दिल्ली में बनाया गया। गढ़वाल और कुमाऊं के लोग और राजा दरबार के लोग जाया करते थे, तो उनको भी शौक हुआ कि हम अपनी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे बाजार बनाएं या ऐसी वस्तुएं दे सकें। और इसी बिना पर गढ़वाल के राजा ने, कुमाऊं के राजा ने बाहर से चूड़ी बनाने वालों को, नेगीना करने वालों को, मनिहारों को उत्तराखंड में बुलाया। खूना मस्जिद चंपावत के पास, जो सल्तनत काल के बाद से बताई जाती है, और गढ़वाल के बहुत से गांव जहां पर मीरासी बसे हैं, जहां पर मनिहार बसे हैं, और जो
चूड़ी का काम करने वाले या बनाने वाले बसे हैं। तो ये जो इलाका है वो इंटर रिलेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने रोहिलों के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि अवध और अंग्रेजों के साथ हुई लालढांग की संधि के बाद बड़ी संख्या में रोहिला परिवार पौड़ी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए थे। ये रोहिले 17वीं-18वीं शताब्दी में बड़ी ताकत हुआ करते थे। रोहिलों का शासन हरिद्वार में शासन की जगह दखल कहता हूं 25-30 साल सन 1774 तक 1750 से लेकर के 1774 तक के रोहिलों का दखल इस पूरी बेल्ट में रहा और वो यहाँ पर टैक्स वसूल करते रहे, यहाँ रहे, उन्होंने व्यवस्था करी। और इस बीच में जो कुंभ हुए उसमें किसी तरह का बवाल नहीं हुआ, वो आसानी से निपटे, ऐसा डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो अवध से रोहिलों ने मदद मांगी, वो मामला जब निपट गया तो रोहिलों ने अवध ने रैंसम मांगा 40 लाख रुपए। अब रोहिलों ने नहीं दिया। इस पर क्या हुआ, रोहिलों के खिलाफ अंग्रेजों और अवध ने मिलकर के हमला बोल दिया। मेरा बताने का मकसद क्या है, ये बताने की जब ये अवध का लड़ाई हुई और बहुत ताकतवर थे सन 74 तक के 1774 में, तो जब हाफिज रहमत खान मीरानपुर कटरा में मारे गए तो पूरी जो रोहिला फौज थी कहाँ आ गई, ये लालढंग हमारा इलाका है, और आकर के मोर्चा बंद हुई लालढंग के जंगलों में। एक तरफ नजीबाबाद का इलाका, एक तरफ कोटद्वार और पौड़ी का पूरा जंगल, यहाँ आकर के हजारों की फौज ही नहीं, आप जानते होंगे कि जब फौज चलती थी तो पूरा नगर चलता था। यानी मुगल से संबंधित उस दौर में कोई भी फौज चलती थी तो पूरा नगर बन जाता था। तो पूरा हमला जो था वो लालढंग के जंगल में आ गया। मार्च अप्रैल में 1774 में झगड़ा शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, और मई में आकर के जो लालढंग में पूरी फौज आ गई, कई महीनों तक रस्साकशी चली। आखिरकार लालढंग की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ लालढंग, और लालढंग की ट्रीटी में क्या हुआ कि रोहिलों की पूरी ताकत खत्म कर दी गई, उनकी फौज पूरी डिसमेंटल कर दी गई, और पूरे रोहिली सरकार की सूबे की जगह पर एक छोटी सी रियासत रामपुर रियासत बना दी गई। बाकी सारे इलाके अवध में शामिल कर दिए गए, कुछ अंग्रेजों ने बांट लिए। इस तरह ये जब फौज खत्म हुई लालढंग में तो हजारों किस्म के सिपाही, कारीगर, युद्ध से जुड़े लोग वो यहीं रहे और वो शिफ्ट हो गए पौड़ी की तरफ। उत्तराखंड में मुसलमान घोड़े वालों को लेकर भी लगातार विवाद खड़ा किया जाता रहा है। इस्लाम हुसैन ने कहा कि ये हिमालयी बेल्ट की जनजाति से संबंधित लोग हैं और इन्हीं की सप्लाई चेन की मदद से अंग्रेज, गढ़वाल और कुमाऊं से अत्याचारी गोरखों को खदेड़ने में सफल हुए थे। साथ ही उन्होंने नैनीताल के फांसी गदेरा के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। शब्द है ये घोड़े वाले। अभी हाल में 2 विवाद हुए घोड़े वालों को लेकर के कि ये घोड़े वाले कहां से आ गए। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये भी आपके अपने हैं, ये बाहर के नहीं हैं। कैसे नहीं हैं, और ये आपके मददगार रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं, ये एक लंबा विषय है, लेकिन संक्षेप में मैं आखिरी बताना चाहूँगा कि इधर से आवाज़ आ रही है कि ये घोड़े वाले सप्लाई चेन का हिस्सा थे। आज आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ट्रक हैं, दौड़ लगा के आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये वो घोड़े वाले हैं, ये वो बंजारे हैं जो इस हिमालय रेंज की जनजाति का हिस्सा हैं, जो व्यापार करते थे, घोड़े बेचते थे और घोड़ों से आपकी सप्लाई लाइन को मजबूत करते थे। ये वही घोड़े वाले हैं, और इन्हीं घोड़े वालों की मदद से, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इन्हीं की सप्लाई लाइन की मदद से अंग्रेजों ने गोरखों को भगाया। गोरखे बड़े अत्याचारी थे, माफ करना मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। गोरखा शासन के बारे में कुमाऊं, गढ़वाल में बड़े बड़े किस्से हैं साहब, बड़ा अत्याचार किया उन्होंने।
और बड़े तराई तराई किया यहाँ के लोगों ने, बहुत अत्याचार किया गोरखाओं ने। उसको हटाने के लिए अंग्रेज़े हमारे त्राण करने वाले आए, और किसकी मदद से? मुस्लिम, सिख, राजपूत और बंजारों और रोहिलों के सप्लाई लाइन की मदद से। ये सहारनपुर की तरफ से, रामपुर की तरफ से ये कुमाऊं गढ़वाल में घुसे। कुमाऊं का रूट तो बिल्कुल क्लियर था, वो काशीपुर, रामनगर और रानीखेत होते हुए अल्मोड़ा की तरफ आए, और उन्होंने इस सप्लाई लाइन की बदौलत इन घोड़ेवालों की मदद से गोरखा राज को समाप्त करने में आपको मदद करी। छावनियां, 4-5 छावनियां हमारे वहाँ हैं उत्तराखंड में। संक्षेप में बता दूं, रुड़की, गढ़वाल, लैंसडाउन, रानीखेत, अल्मोड़ा, इनमें जो ये बनी छावनियां, इसमें बड़ी तादाद में बाहर से लोग आए, बुलाए गए, आए नहीं बुलाए गए, अंग्रेजों ने बुलाए। कौन बुलाए? जो जरूरी थे। उसमें मजदूर भी थे, टेक्नीशियन भी थे, उसमें फौजी भी थे, और यही इन्हीं छावनियों में, रानीखेत जैसी जगह में, अल्मोड़ा जैसी जगह में मुसलमान जो है भर्ती हुए। यहाँ तक कि गोरखा पलटन में भी मुसलमान शुरुआत में भर्ती हुए, रानीखेत के KRC में भर्ती हुए। इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग जो थॉमसन कॉलेज 1847 में बना, उसमें भी लोगों मदद करने के लिए आए। तो ये छावनियाँ दूसरा एक बड़ा कारण थी जिसके वजह से बाहर से लोग आए और यहाँ पर आके बसे। खानसामा, ये अंग्रेज लोग जो है उनकी लाइफ स्टाइल अलग थी। ये खाना अलग तरह से बनवाते थे, अलग तरह से खाते थे, और इनको वो लोग चाहिए थे जो इनके लिए काम करें। तो इस तरह इन्होंने खानसामा बुलवाए, बैरे बुलाए, अर्दली बुलवाए, आए, उनके साथ आए, और ये मसूरी से लेकर के अल्मोड़ा तक बसे। आज के दौर में ये कहना कि कोई समुदाय यहाँ क्यों है, कैसे है, बड़ा अजीब लगता है। किसी को बाहर ही बता करके यहाँ पर नौकरी खाने वाला कहना, ये कहना कि यहाँ पर हमारे संसाधन खा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत और अस्वीकार है। हम अपने आप को हिमालय पुत्र कहते हैं, हम हिमालय की संतान कहते हैं, लेकिन बड़ा संकुचित दायरा रखते हैं। हिमालय 2500 किलोमीटर लंबा है और 500 किलोमीटर तक का चौड़ा है। ये करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर के तक फैला है। इसमें 20 जनजातियां हैं, जातियां हैं, समुदाय हैं, धार्मिक समूह हैं। इसमें उत्तराखंड का शेयर कितना है पता है आपको? 5 से 7%। बाकी 90%, 95% लोगों का भी हिमालय है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग जरूर दीजिए। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़ा होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए विमला कोहली जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपका यह सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। जल्दी मिलते हैं
एक और मुद्दे के साथ, एक और सत्य के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।